हेलो नमस्कार, जय श्री राम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरे जोर शोर से, पूरे जी जान से लगे हुए होंगे। और जो नहीं लगे हुए हैं अभी से भी लग जाइए, क्योंकि ये देख लीजिए 2024 अब खत्म होने वाला है। और ये जो सीजन है आपका दिसंबर के बाद जो जनवरी शुरू होगा, वैसे ही 2025 का जितना भी सरकारी नौकरी का सरकार के दिमाग में होगा वो सारा निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सरकार को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपका वैकेंसी आते जाएगा। अभी जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका अभी एग्जाम होने वाला है, वो सब एग्जाम देखो लगातार शुरू हो रहा है। आज 11 दिसंबर है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको एक दो दिन में मिल जाए, लेकिन 11 दिसंबर क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अभी 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम होने वाला है। तो इसी तरीके से सीटेट का एग्जाम होने वाला है 14 और 15 तारीख को। तो अभी एग्जाम का जो दौर है वो शुरू हो गया एग्जाम होने का। और अभी जो आपका अगला जो साल शुरू होगा 2025, ये एग्जाम का फॉर्म भराने का दौर होता है। इसलिए अभी से ही एकदम दिमाग में रख लीजिए, तो जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना है। अगर शुरू कर दिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है। नहीं तो झाल बजाना है तो झाल बजाने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, झाल बजाते रहिएगा। जिसको भी सिलेक्शन लेना होगा वो लगा हुआ होगा, वो इधर उधर नहीं होगा। क्लास में आपका दे ही रहा हूं, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे चल भी रहा होगा कि प्रखर बैच जो हमारा चल रहा है वो लगातार लाइन से चल रहा है। मेरा वीडियो अभी उसमें कम आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा खुद भी एग्जाम है। मैंने बोला ही कि 13 तारीख को मेरा एग्जाम है बिहार लोक सेवा आयोग का। लेकिन सूरज सर तो आपका जो भी जो साइंस का क्लास वो ले रहे थे, वो सारा क्लास तो ले ही रहे हैं। तो खैर, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई तो हो रहा है ना, पढ़ाई नहीं ना रुका है। तो आप पढ़ाई करते चलिए, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो तो देखो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जिसको सिलेक्शन नहीं लेना होगा, हवाबाजी करना होगा, वो जीवन भर हवाबाजी करते हुए गली नुक्कड़ चौराहे के फिर आपको मिल ही जाएगा। कभी कुकुर हाँकते मिलेगा, कभी भैंस हाँकते मिलेगा, कभी गाय हाँकते मिलेगा, लेकिन मिल ही जाएगा। तो अगर आपको कुकुर हकवा बनना है, भैंस हकवा बनना है, तो फिर आप अभी से इस वीडियो को बंद करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बात उसको बोल रहा हूं जिसको सिलेक्शन लेना है। जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए खाओ पियो सो मौज करो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जीवन है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। तो 4 ही दिन का जीवन है, खा पी के खत्म हो जाओ, क्या दिक्कत है? अगर खत्म नहीं हो रहे हो तो मेरे से पूछ लो, 2-3 उपाय मैं ही बता दूंगा। अगर जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, छत पे जाके कूद जाओ, उससे भी सरल उपाय। अगर घर के आसपास रेलवे लाइन है, जाके सो जाओ उस पे, नींद का गोली खा के सो जाओ रेलवे लाइन पे। एकदम जी 4 दिन का जीवन 4 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनको जीवन अपना समाप्त करना है, तो अब मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इस धरती पे पैदा हुए हो, कुछ तो कर लो जीवन में। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही लीजिए, नौकरी मत लीजिए, ज्ञान तो लीजिए। सरकारी नौकरी क्या है? एक अग्नि परीक्षा। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के लिए आप जो तैयार होते हैं, तैयार होके भी अगर आप अग्नि परीक्षा नहीं भी पास करते हैं, ठीक है, नहीं पास किए, नहीं हो पाया कोई जॉब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाते हैं। व्यर्थ का जीवन बर्बाद करने से अच्छा है कि कम से कम कुछ सार्थक करो जीवन में। और एकदम है कि नहीं कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही घूमना फिरना है, घूमने फिरने आए हैं, घूमने फिरते घूमते फिरते चले जाएंगे, क्या ये सब पढ़ाने लिखाने का बात सर करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं सब चीज का जीवन में। तो उनके लिए बात सही है बिल्कुल, 4 दिन है घूम लो भाई। 4 दिन जब खत्म हो जाए तो फिर जो उपाय मैं बताया हूँ, बहुत लगे कि नहीं अब हो गया मेरा 4 दिन समाप्त हो गया, तो बहुत सारे उपाय है, कोई भी उपाय कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा व्यर्थ चले जाना, मेरे ख्याल से इस जीवन का कोई मोल नहीं रह जाएगा जब आप ऐसा व्यर्थ में जाके ऐसा कुछ कर लेंगे तो, ठीक है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप ऐसा ऐसा उपाय बता रहे हैं। तो उपाय नहीं बता रहा हूं मैं, ये उनके लिए बोल रहा हूं जो अपने जीवन से निराश है। फुर्सत निकालिए, फुर्सत निकाल के सब काम कर सकते हैं, बाकी ये कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और सुन लो, सच में करने मत लग जाना, समझ गए? सच में मत करने लग जाना। आत्महत्या भी
कानूनन अपराध है, आत्महत्या भी कानूनी जुर्म है। तो ये सब करने मत लगना, ये सब जोक्स पार्ट है, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जाके सच में करने लग जाना, बिल्कुल नहीं। समझ गए ना? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आज देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था मेरे पास, अभी जो रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, जो 12th लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, दोनों लेवल पे है। तो उसके लिए बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए, क्योंकि अब 1 से 1.5 महीने में वो एग्जाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड बस आपका अनाउंस होने का देर है कि एडमिट कार्ड अब आने ही वाला होगा। आज आए, कल आए, परसों आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, लेकिन आएगा। 20 दिन में आए, 1 महीना में आए, लेकिन आएगा। ठीक है। तो अब जो है आपका, अब जितने जो लोग तैयारी कर रहे थे, अब क्या है, अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलने का दौर है, और जरूरत भी है। तो कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था कमेंट वगैरह में, तो उनका पूरा करूंगा मैं। दूसरा चीज है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी का स्ट्रैटेजी तो जानेंगे ही, लेकिन वो बाद में जानेंगे। अभी मैं आपको एक, जो बच्चे अभी, जैसे देखो मैंने बोला ना कि फॉर्म भरने का दौर शुरू होने वाला है, तो जो भी बच्चे एकदम मान लो कि फ्रेश हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, जस्ट अभी 12th किया है, या अभी जस्ट 12th का एग्जाम देंगे, खासकर ऐसे बच्चे जो 12th कर चुके हैं पिछले साल, वो तो अभी फिर भी बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन जो अभी जस्ट देने वाले हैं एग्जाम, तो एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद वो क्या करेंगे, ठीक है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया रखा है आपका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उस वीडियो का लिंक। उस कि 12th के बाद क्या करें करके वो मेरा वीडियो है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो जनरल पर्पज से बात है। अगर मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं वैसे बच्चों का जो एकदम दिमाग में रखे हैं कि सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि सरकारी नौकरी, कौन सा सरकारी नौकरी का तैयारी करें, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। तो आज जो सरकारी नौकरी का मैं बात करने जा रहा हूं, आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी का। किसका बात करेंगे हम लोग? एसएससी। क्योंकि जब भी किसी के दिमाग में अगर सरकारी नौकरी का तैयारी करने का बात आता है, ख्याल आता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में इसी का ख्याल आता है। और क्यों ख्याल आता है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। एसएससी है क्या? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आया कि आखिर ये एसएससी है क्या। तो अगर एसएससी का देखो, फुल फॉर्म देखोगे तो इसको कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी क्या है आपका? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका फुल फॉर्म है कर्मचारी चयन आयोग। और ये गवर्नमेंट का ही एक बॉडी है, गवर्नमेंट का बॉडी है, जो जिसका काम ही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हायर करना। हायर करने का मतलब क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों को बहाल करना है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया, समझो कि एक इंस्टीट्यूशन है। इसका काम ही है सरकार के अलग अलग विभाग में जो भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी व्यक्तियों की जरूरत, मतलब सरकारी काम के लिए जो भी व्यक्तियों की जरूरत है, सरकारी कर्मचारियों की जरूरत है, उस जरूरत को ये पूरा करता है। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है। और इसका काम ही है कि केंद्र सरकार के लिए कर्मचारियों को बहाल करना। इसके थ्रू जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे, जिनका भी ये सिलेक्शन करेगा, वो सारे केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, ठीक है, बनते हैं। और ये अलग अलग लेवल पे एग्जाम कराना, सब कुछ कराना, एग्जाम कराने से लेके आपका फॉर्म भरवाने से लेके, एग्जाम कराने से लेके बहाल करने तक सारा काम इनका होता है। और जब ये बहाल कर देगा, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, फिर आप उस डिपार्टमेंट के हो जाते हैं। इसका काम सिर्फ आपसे फॉर्म भरवाना और आपको बहाल करके आपका डिपार्टमेंट दिखा देना, बस उतना है इसका। इसका काम सिर्फ रास्ता दिखाने का है, ठीक है। आप अगर जॉब लेंगे तो आप इसके कर्मचारी नहीं बनेंगे, दिमाग में रखिएगा। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ही ये करता है। किसके लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उनको
कर्मचारी खोज के देता है। अब जाहिर सी बात है, कर्मचारी खोजने का इसका काम है, तो अलग अलग तरीके के कर्मचारी होंगे होंगे ना। हर व्यक्ति हर काम नहीं ना कर सकता है, तो अलग अलग काम भी है, अलग अलग उसके लिए क्वालिफिकेशन भी होता है, मतलब क्षमता। ठीक है, ये आप किस क्षमता के हैं और कौन सा जॉब के लिए आप परफेक्ट है, समझ गए। तो वो होगा, मतलब जो उसको कहते हैं इंग्लिश में एलिजिबिलिटी। ठीक है, आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, उस तरीके से आप अपना देखते हैं कि हाँ मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूं, और फिर फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप भी एसएससी की अपनी वेबसाइट है, ssc.nic.in। ठीक है, तो उस पर आप जाके फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है ही नहीं, बस इतना समझना है कि ये गवर्नमेंट बॉडी है, इसका काम ही है सरकार के लिए कर्मचारियों को बहाल करना। अब बहुत सारे लोग जो जानते हैं इसके बारे में, वो हो सकता है कि इस वीडियो से बोर हो रहे होंगे, तो बोर मत होइए। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इस लेक्चर को दूसरे बच्चे जो आप जान रहे हैं कि अभी नया नया इस फील्ड में आने वाला बच्चा, जो अभी जस्ट 12th में है बच्चा, 12th पास करने के बाद ही लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगते हैं, या वही सही समय है, समय भी है लगने का, तो उनको बस सिंपली फॉरवर्ड कर देना है, एक क्लिक कर देना है और फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड कर देना है, चाहे आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिए, जैसे ही फॉरवर्ड कीजिए, चलिए वो आपका जिम्मेवारी है। अब क्या है इसमें, अब इसमें देखो, तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता, सबसे बड़ा जो एलिजिबिलिटी होता है, जो योग्यता होता है, तो योग्यता का सबसे पहला आधार क्या है, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा। शिक्षा के बेसिस पे ही इसमें अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होंगे। तो सबसे बेसिक आपके यहाँ शिक्षा कौन सा है, देखो 3 लेवल पे इसमें बहाली होती है। एक है आपका 10th लेवल, जो आपका सबसे बेसिक होता है, जो भी मैं बोल रहा था। दूसरा होता है 12th लेवल, और तीसरा होता है ग्रेजुएशन। ठीक है, 3 स्तरों के कर्मचारियों को यह बहाल करता है। अब एग्जाम का नाम अलग अलग है इसका, ये बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराता है, करीब करीब मेरे ख्याल से करीब करीब 9-10 एग्जाम ये कंडक्ट कराता है, 9-10 एग्जाम ये कंडक्ट कराता है। या कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में तो ऐसा भी होता है कि केंद्र सरकार का कोई और जॉब है, तो वो भी दे दिया जाता है इसको कि आप ही करा लीजिए, क्योंकि वही कराने के लिए है ही, इसका काम ही है कि एग्जाम कराना और कर्मचारी बहाल करना। ठीक है, तो 9 से 10 एग्जाम है, लेकिन इसका जो मुख्य मुख्य एग्जाम है, जिसका पेपर लगातार होता है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है एसएससी हो गया, या कोई भी आयोग है, जो भी कमीशन है, जो आयोग है, जो सरकारी कर्मचारी चयन आयोग है, जो भी कर्मचारी चयन आयोग है, ठीक है, ये सारा आयोग का एक कैलेंडर होता है, एक वार्षिक कैलेंडर इन लोग का निकलता है, और उसी वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से ये मोटा मोटी चलते हैं। अब मोटा मोटी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी किसी सिचुएशन पे ऊपर नीचे होता है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से ये चलते हैं, और इनका कैलेंडर फिक्स होता है हर साल कि इस पोस्ट के लिए इतना मेरे को एम्प्लॉय चाहिए, इस पोस्ट के लिए इतना एम्प्लॉय चाहिए। हो सकता है एम्प्लॉय का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो एग्जाम होगा, या ये एग्जाम इस दिन फॉर्म भराएगा, इस समय उसका एडमिट कार्ड आएगा, और फिर इस दिन एग्जाम है, ये तो इनके कैलेंडर में लिखा रहता है। तो उसी से आप 5 दिन 10 दिन 1 महीना आगे पीछे मान के चल सकते हैं कि वो इनका रहता है, जैसा इनका रहता है वैसा ही। या कभी कभी तो होता है जो डेट इन्होंने दिया है उसी डेट पे होता है। तो ये सब का कैलेंडर आता है, जैसे आपका एसएससी का कैलेंडर आता है, यूपीएससी का कैलेंडर आता है, बीपीएससी का कैलेंडर आता है, सबका कैलेंडर होता है। अभी तो आज तो मैं ये पहला सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको मैं सिर्फ एग्जाम के बारे में बताऊंगा, तो जिसमें सिर्फ एग्जाम के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो इसीलिए आप इतना जान लीजिए कि इस वीडियो को आपको जरूरत ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है। जरूरत ज्यादा कहने का मतलब है कि जितना आप कर सकते उससे भी ज्यादा कीजिए, ठीक है, और इसको फैलाइए। और इसी सीरीज में मैं आपको हर एग्जाम के बारे में, अगर मान लो कि कोई अलग एग्जाम के बारे में आपको जानना होगा, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स तो ओपन है आपके लिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा एकदम स्क्रैच से। ठीक है, कोई भी चीज जो भी, मतलब उसमें आपको कैसा तैयारी करना है। हो सकता है अगर लेक्चर लंबा हो जाए तो मैं ये करूंगा कि एक लेक्चर में उसके बारे में बता दूं, अगले बार में उसके तैयारी करने के लिए बता दूं। ठीक है, और एसएससी का ना क्या है ना, कि एसएससी का पैटर्न फिक्स है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली एग्जाम का पैटर्न जो है इसका फिक्स होता है। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता है बस।
ठीक है, तो ये आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम, मैंने बोला ना कि आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट है, पहला वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, या थोड़ा सा लंबा जनरली लग रहा है मुझे कि हो जाएगा। अब इसके बारे में ही बताना है, तो इसमें नहीं, स्ट्रेटेजी का वीडियो या फिर कौन कौन सा इसमें किस किस जगह से क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसका अगला चर्चा करेंगे, अगला लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल देख लीजिए, फिलहाल 10th लेवल पे इसका जो मेन एग्जाम है वो कहलाता है एसएससी का एमटीएस। एसएससी का ही आता है एक जीडी, जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो ये क्या है, एमटीएस जो है ये डेस्क जॉब है, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, डेस्क जॉब, मतलब आपको कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला जॉब है, ठीक है। हालांकि एमटीएस में, एमटीएस को कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब देखो, अगर आपको हर एग्जाम के बारे में अलग से जानना होगा कि सर एसएससी एमटीएस के बारे में पूरा बताइए, जीडी के बारे में पूरा बताइए, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जैसा कमेंट आएगा वैसा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसी हिसाब से करूंगा मैं। अभी तो मैं बस मोटा मोटी आपको एसएससी के बारे में बता रहा हूँ कि एसएससी का काम क्या है, एसएससी कौन कौन सा एग्जाम लेता है या कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो एमटीएस है, जीडी है। जीडी जो है ये डिफेंस का एग्जाम है, तो नीचे मैं क्या करूंगा ना कि डिफेंस का आपको दे दूंगा, समझ गए, एसएससी जनरल ड्यूटी। फिर 12th लेवल पे एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन ये होता है इसका। तो सीएचएसएल में मेनली क्या है कि क्लर्क वगैरह बनते हैं, ये टोटली डेस्क जॉब है, ठीक है, ये टोटली डेस्क जॉब है। इसी तरीके से अगर ग्रेजुएशन पे आएंगे तो उसको कहते हैं एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और एसएससी तो ले रही है इसलिए एसएससी सीजीएल कहते हैं। इसी नाम से ये एग्जाम सब जो है फेमस है। अब 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे क्या है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे एक डिफेंस का भी एग्जाम होता है आपका, जो कि बहुत अपने आप में फेमस एग्जाम है, एसएससी सीपीयू, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। एसएससी का सीपीओ का एग्जाम होता है। ये भी आपका क्या है, मैंने ये बताया ना कि डेस्क जॉब है, तो डेस्क जॉब समझ लो ये भी है, और डेस्क जॉब आपका ये भी है। डिफेंस में आपका ये है, एसएससी सीपीओ जो है डिफेंस में है। तो ये जो आप एग्जाम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एग्जाम, कुछ एग्जाम और है जो कि इसका रेगुलर एग्जाम है, ये हमेशा इसमें होते रहता है। एक आपका फेज 9 फेज 10 चल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट कहलाता है। एक कहलाता है आपका एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट, उसका नाम ही है सिलेक्शन पोस्ट, और ये हर लेवल पे होता है, ठीक है। एक ही बार में फॉर्म फिल होता है, लेकिन हर लेवल का फॉर्म फिल होता है। जब सरकार को एक स्पेशल नीड होता है, इनसे ये जो नॉर्मल एग्जाम है, कॉमन एग्जाम जो है, इन सब से फुलफिल नहीं हो पाता है, तो स्पेशली सिलेक्शन पोस्ट करके एग्जाम लाती है, जिसमें बहुत ज्यादा सीट नहीं होता, कम सीट होता है, थोड़ा 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 अलग 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 डिपार्टमेंट में सीट होता है। किस डिपार्टमेंट क्या सीट है वो सारा नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है। तो 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों लेवल पे ये होता है। तो ये है आपका। कभी कभी शुरू में तो दिल्ली पुलिस अपना एग्जाम खुद कराती थी, जो 12th लेवल पे होता है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी इधर 1 2 बार से एसएससी ही करा रही है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है, या फिर इसी में आपका आता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पोस्ट आता है, ये सब। तो मोटा मोटी मान के चलो कि यही सारा एग्जाम जो आपका 8 9 एग्जाम है, 6 7 एग्जाम है, ये एसएससी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराती है। अब जो मेरा मेन मोटिव था कि जो बच्चा पहली बार सरकारी नौकरी के बारे में आ रहा है, तो उसको एसएससी के बारे में जानने का क्या जरूरत है, तो कुछ बातों को ध्यान से समझो। एसएससी का तैयारी क्या है ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ साथ रेलवे भी होता है, बैंकिंग भी होता है, लेकिन एसएससी का जो तैयारी है, इस तैयारी में करीब करीब समझिए कि सिर्फ यही एग्जाम नहीं, ऑलमोस्ट जो भी गवर्नमेंट वनडे एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस सारा का तैयारी आपका हो जाता है। एसएससी का जो सिलेबस है, आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको सिलेबस और स्ट्रेटेजी बताऊंगा,
तो उसमें बात करेंगे उसके बारे में। तो एसएससी का जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस ऐसा है कि ऑलमोस्ट आपका समझो कि 80% एग्जाम, यहां से 80% एग्जाम को ये कवर कर लेता है। अब समझ गए? तो ऑलमोस्ट 80% एग्जाम इससे आपका कवर हो जाता है। अब इससे जो ऊपर की एग्जाम है, जैसे कि आपका बहुत नाम सुने हैं आप, सिविल सर्विस, जो भी सिविल सर्विस है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, ये सारा एग्जाम जो है ना, ये इससे ऊपर का, एसएससी से ऊपर का एग्जाम है। तो उसकी भी तैयारी में आपको मदद जरूर करता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं कराएगा, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन करा देगा। अगर कोई बच्चा एसएससी का तैयारी करता है तो ऐसा नहीं कि बैंकिंग का उसका तैयारी बिल्कुल अलग होगा। 50-60% सिलेबस सबका मिलता है। तो एसएससी का एग्जाम का तैयारी करने के लिए इसीलिए लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं। और जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उसको रेलवे करना है, बैंकिंग करना है, या फिर एसएससी करना है, तो उसको सलाह दिया जाता है कि तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम एसएससी का तैयारी करो। जैसे जैसे एग्जाम दोगे अपने समझ में आ जाएगा। और अभी तो ऐसा समय है नहीं कि कोई अगर दम दिमाग में डाले कि नहीं मेरे को खाली एसएससी ही का ही तैयारी करना है, कर सकते हैं। बहुत करने वाले लोग या बहुत सलाह देने वाले लोग आपको ऐसा बताएंगे भी कि आप स्पेसिफिक रहिए, एक ही एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, मैं मानता हूं इस चीज को कि हाँ ठीक है, चांसेस बढ़ता है, लेकिन पूरी तरीके से मैं इसको नहीं मानता। मेरा यही कहना है कि अगर जैसे देखो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, मतलब बीपीएससी हो गया, जेपीएससी है, हरियाणा का पीसीएस है, तो झारखंड का ये आपका, राजस्थान वगैरह हर स्टेट में पीसीएस होता है, ये हो गया, या फिर कोई अपना उनका पर्सनल अपना एग्जाम है वो हो गया, सब में आपको एसएससी मदद करता है। ठीक है, सब में मदद करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे का तैयारी आपका नहीं होगा, उसके लिए आपको एकदम अलग से पढ़ना होगा, बैंकिंग के लिए एकदम अलग से पढ़ना होगा, थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। ठीक है, तो ये कहना कि एक पे दे रहे हैं और एक ही पे फोकस कीजिए, हो सकता है कि जिस साल आप फोकस कर रहे हो एसएससी पे, एसएससी का वैकेंसी ना आए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, वैकेंसी आपके हाथ में नहीं होती है। तो मेरा तो यही कहना होता है बच्चों को, कह थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगा, पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ो, सब चीज के लिए पढ़ो। ये नहीं कि हाँ मैंने इसके लिए ही सिर्फ पढ़ा है सर, मैंने उसके लिए ही सिर्फ पढ़ा है। वैसे करने से आपका सिलेक्शन का चांसेस और थोड़ा, मेरे मेरे के हिसाब से, अब आगे आपका मन है और आगे आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनके हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं। ठीक है, आप जो चाहे कर सकते हैं, वो आपका लाइफ है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि जॉब जब होगा, सॉरी, जॉब जब होगा तो आपका जॉब होगा ना, मेरा जॉब थोड़े होगा। तो आपका जॉब कौन से टेक्निक से ज्यादा बेटर तरीके से होगा, वो कुछ समय तैयारी कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपका मन करेगा कि नहीं मैं सब का तैयारी करूं, मैं हर फॉर्म भरूं, तो कर सकते हैं। आपका होगा कि नहीं सब नहीं, मुझे कोई स्पेसिफिक ही चाहिए, कि नहीं इसी का ही तैयारी करना है, मेरे को इसी में ही जाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार कुछ बच्चे होते हैं जैसे मतलब उनका शुरू से ही रहता है कि नहीं मेरे को सिविल सर्विस ही करना है, तो वो एसएससी बैंकिंग और रेलवे में क्यों आएगा, कोई जरूरत नहीं उसको। ठीक है, कोई बच्चा है कि नहीं मेरे को एसएससी सीजीएल ही क्रैक करना है, सीजीएल, हाँ, लेकिन कोई सीजीएल का अगर तैयारी करता है तो वो सीजे सीएचएसएल एमटीएस जीडी आराम से दे सकता है, क्योंकि इन सब का सिलेबस भी मैच करता है, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो जनरली जब भी हम लोग तैयारी करने की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इसका तैयारी करो, सीजीएल का। सीजीएल का तैयारी ऐसा है ना, इस तरीके का सीजीएल का तैयारी है ना, ये आपको एसएससी का तो सारा एग्जाम इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी का सबसे जो टफेस्ट एग्जाम है या सबसे जो हार्ड एग्जाम है वो सीजीएल ही होता है। तो जब आप सबसे टफ सबसे हार्ड का प्रिपरेशन करेंगे, जाहिर सी बात उसके नीचे वाला तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, अब किसी किसी में थोड़ा सा सिलेबस जैसे अलग होता है, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। जैसे दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा कंप्यूटर से ही पूछता है, जीडी में हिंदी भी होता है, ऐसे नॉर्मली एमटीएस देख लीजिए, सीएचएसएल देखिए, सीजीएल देखिए, इसका तो पैटर्न भी सेम होता है, नहीं होता है इसमें हिंदी वगैरह। लेकिन हाँ सीपीयू है, सीपीयू में इंग्लिश के लिए अलग से पेपर होता है, मीन्स वगैरह में। ठीक है, तो खैर वो अलग बात है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा 5-10%, बहुत ज्यादा नहीं, 5-10%।
तो जीडी है तो जीडी में हिंदी रहता, थोड़ा हिंदी देखना होगा। तो बेसिक लेवल का हिंदी रहता है एकदम, समझो 10th लेवल का एग्जाम, तो उस पर कितना क्या पूछ देगा आपसे। 10th लेवल जो आप बढ़िया से किए हैं तो जाहिर सी बात है आपका तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसको जो तैयारी करना है उसका डिसाइड कर लो कि सर मेरे को ये एग्जाम करना है, और उस एग्जाम के बारे में अगर मेरे से पूछोगे कि सर मेरे को ये बता दीजिए, बिल्कुल मैं बता दूंगा उस एग्जाम का स्ट्रैटेजी एक ही वीडियो में। उस एग्जाम के बारे में, उस एग्जाम का सिलेबस, उस एग्जाम का सिलेबस के साथ साथ उसका स्ट्रैटेजी। और अगर किताब वगैरह आप चाहते हो कि हाँ सर मेरे को ये किताब भी बता दीजिए कि कौन सा किताब से हो जाएगा, कहाँ से पढ़ने से अच्छा रहेगा, तो पढ़ने के लिए तो मैं आपका लेक्चर लेता ही हूँ। मेरे चैनल पर तो आपका लेक्चर है वो पूरा फ्री है। प्रखर बैच मेरा है, जो समझ लो A to Z बैच है वो। भले ही टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, एक महीना में भी नहीं होगा, हो सकता है 6 महीना 8 महीना साल भर लग जाए। ठीक है, क्योंकि उतना भी मैं फ्री नहीं होता हूँ कि रोज रोज मैं क्लास ले पाऊँ। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपका कंप्लीट बैच होगा, उसमें कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए। तो मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने या शेयर करने क्यों कहता हूँ कि आप जो कोचिंग में महंगा महंगा पैसा फेंकते हैं, ठीक है, उससे आप बचें। अगर किसी को तैयारी करना है तो आराम से इससे तैयारी कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं मेरे को एक टाइम स्लॉट में कि 6 महीना है 8 महीना है, मान लो कि फॉर्म भर दिए सर, फॉर्म भरने वाले हैं, उसका एग्जाम 6 महीना में होने वाला है, ऐसा अगर तैयारी करना है तो उसके लिए पेड बैच तो बिल्कुल मैं भी मानता हूं, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी पेड बैच आप ले सकते हैं। वो क्योंकि पेड बैच में क्या होता है ना कि वो डेडिकेटेड होता है, उसमें जो आपका जो कोर्स होगा, कोर्स करिकुलम होगा, वो फिक्स्ड होता है। तो अगर 6 महीना 8 महीना उस तरीके से तैयारी करना है तो बिल्कुल आप पेड बैच ले सकते हैं। चाहे तो मेरा भी पेड बैच है, अगर चाहेंगे तो आप मैं बता दूंगा, मेरे चैनल पे भी पेड बैच है, वहां ले सकते हैं, किसी भी चैनल से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर फ्री का फायदा उठाना है, फ्री में पेड में बस ज्यादा अंतर नहीं होता, बस यही दो बात का अंतर होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मेरे में तो यही अंतर है, और किसी में क्या है मेरे को नहीं पता है। ठीक है, मेरे में यही अंतर है, पेड बैच में थोड़ा डेडिकेटेड हो जाता है आदमी, ज्यादा टाइम स्लॉट होता है कि इतना ही के अंदर में करा के खत्म कर देना है। तो उसमें चाहे मेरे पास समय हो ना हो, मेरे को अलग से समय निकालना पड़ेगा तो पड़ेगा, निकालूंगा मैं, निकालना ही होगा मेरे को, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व हो जाती है। और जब बच्चे डेडिकेटेड होते हैं ना, तब टीचर पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है। आप अपना 100% दोगे ना तो मैं अपना 500% दूंगा, एकदम इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। तो पेड बैच और नॉर्मल बैच जो फ्री बैच है, इसमें बस यही अंतर है। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री बैच में होता है थोड़ा सबका है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखो जनरल सा चीज है, ह्यूमन नेचर है ये, जहां उस तरीके का कुछ नहीं हो रहा होता है, जहां उस तरीके का कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, तो वहां पे आदमी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, मेरा पेड बैच भी जो है उसका कोर्स का जो फी है बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, उतना मेरे को नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे या फिर कहीं कोई ऐप वगैरह पे उतना कम होगा, जितना कम में मैं करा रहा हूँ। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको पता है। ज्यादा मैं प्रचार भी नहीं करना पसंद करता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछता है कमेंट करता है कोई मैं उसको बताता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बात है, किसी को चाहिए होता है तो ही मैं देता हूँ, नहीं तो अब नहीं चाहिए तो मैं ये आपको जबरदस्ती कि आइए बेच रहे, मेरा बेचने का काम नहीं है मेरा, क्या कि मैं बेचूं, बस इन्फॉर्मेशन आपको देना था, दे दिया। अगर किसी को होगा कि नहीं सर मेरे को पेड बैच ज्वाइन करना है, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस हिसाब से आपको सब बता दूंगा। तो पेड पेड बैच में बस यही है कि एक करिकुलम फॉलो होगा, एक टाइम स्लॉट फॉलो होगा, टाइम टेबल होगा, उस हिसाब से क्लास होगा। ठीक है, और जो आपका जनरल जो ही चल रहा है सो चलेगा ही, इसमें और उसमें पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कि उसमें तैयारी कुछ ज्यादा हो जाए, ये देखो ये मैं बोला ना कि ये व्यवहारिक चीज है, सिर्फ मेरे कह देने पे ही आप मत जाइए, व्यवहारिक चीज है ये, जहां से कुछ इनकम या मतलब किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। फायदा वाला काम ही हर इंसान करता है ना। ठीक है, फायदा वाला काम, या फिर आप कह सकते हैं कि फायदा वाला काम कोई भी मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ करता है ना, और जहां से कोई फायदा नहीं है तो वो काम जो मतलब चैरिटी के लिए होता है, जो सेवा भाव से होता है, तो सेवा भाव से कोई काम सेवा जैसा ही होगा ना। सेवा भाव में कोई आपका अगर मित्र है जो आपका मदद करना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि रोज के रोज वो आपके लिए एकदम
अपना सारा काम छोड़ के लगा रहेगा, ऐसा होता नहीं है, कॉमन सेंस का चीज है। अब आप ट्वेल्थ, मैंने बोला है कि जो भी बच्चे इसमें आएंगे वो ट्वेल्थ पास कर चुके बच्चे होंगे। ट्वेल्थ से पहले तैयारी करने का मतलब भी नहीं है भाई। भले ही देखो ये 10th लेवल का एग्जाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10th के बाद ही लग जाओ, लग नहीं सकते हो, क्योंकि एज क्या है, 10th तो बच्चे 14 15 16 में पास हो जाते हैं, और जॉब करने का एज ही होता है 18। 18 के बाद ही आप जॉब कर ही सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ट्वेल्थ के बाद ही 99.9% बच्चे ट्वेल्थ के बाद ही लगेंगे इसमें। हो सकता है किसी का बैकग्राउंड इस तरीके का है जो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा जिसको मालूम है, जिसके आसपास का माहौल उस तरीके का लग जाता है, 0.1%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ट्वेल्थ के बाद लगे, आप कितने तो ग्रेजुएशन, मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू किया था, और आज जिस डिपार्टमेंट में हूं, अपने डिपार्टमेंट में मेरा बहुत मतलब कम एज में समझो कि हो गया सिलेक्शन मेरा, और हाईएस्ट पोस्ट पे भी, पोस्ट भी उस मतलब शिक्षा विभाग में अगर टीचर लिया जाए, टीचर हूं मैं, पीपीएससी पास करके मैं टीचर बना था। जो बच्चे इस चैनल पर रेगुलर है उनको पता भी है, तो मैं हूं भी, तो मैं 11 12 का टीचर हूं, ठीक है। और जनरली मेरे से कम एज का कोई टीचर नहीं है 11 12, या तो मेरे एज का है या मेरे से बड़ा ही है, छोटा कोई नहीं। तो वही चीज है कि आप डेडिकेटेड होंगे तो आप कभी भी तैयारी कर लेंगे। और जो ये वन डे एग्जाम जितना भी होता है ना, इसका तैयारी करने का मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता देता हूं। ये 1 साल, 1 ईयर से 1.5 ईयर काफी है इसके लिए। अगर इतना आप तैयारी कर देते हो ना, बढ़िया से डेडिकेटेडली इतना पढ़ लेते हो ना, इतना, इसी बीच में मैं प्रैक्टिस को लेके बोल रहा हूँ, तो प्रैक्टिस के साथ थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज्यादा सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि खासकर गांव वाँव में क्या दिक्कत है ना, कि बच्चे क्या है कि एग्जाम आया, फॉर्म भर दिए या सीधा सेट बनाना शुरू। अरे सेट में तुमको कुछ आता है ये नहीं है, तो तुम क्या बना रहे हो उसमें, क्या बनाओगे उसमें जब तुमको कुछ अइबे नहीं करता है उसमें। तो पहले सीख लो, तब फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के लिए मैं हमेशा अपने बच्चों को मना करता हूं कि नहीं, जब तक आपका तैयारी 60-70% आपका सिलेबस समाप्त ना हो जाए, फॉर्म भरने की गलती मत किया कीजिए, ठीक है। फॉर्म भरने की गलती मत किया कीजिए। फॉर्म तभी भरिए जब आप जानिए कि 70-80% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, समझ गए, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन क्या है कि 99% बच्चे यही गलती करते, इसलिए देखो, भीड़ तो क्या है, इशारा का एग्जाम जब दोगे मतलब दोगे ना, फॉर्म जब देखोगे तो 20-20 25-25 30-30 लाख फॉर्म जाता है। अभी एमटीएस और सीएचएसएल और जीडी का साथ 29 लाख फॉर्म था। अभी जस्ट अभी एग्जाम होने वाला है इसका, फॉर्म भराया था तो 29 लाख फॉर्म चला, 16 लाख चला जाता है इसमें, 16 17 18 लाख चला जाता। सिलेक्शन कितना का होता है, 2000 3000 4000। पहले तो 10-10 15-15 हजार का सिलेक्शन एक बार में से एसएससी में होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एसएससी का जो पोस्ट है वो घटते चला जा रहा है। तो जो डेडिकेटेड नहीं होगा, ठीक है, उनको दिक्कत होगा ही। और थोड़ा बहुत रिजर्वेशन तंग करेगा आपको। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए तो अलग बात है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन आपको थोड़ा तंग करेगा, ठीक है। लेकिन यही है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप कह सकते हैं कि 19-20 18-19-20 का फर्क होता है। तो किसी का 18 पे हो जा रहा है, किसी का 20 पे होगा, तो 18-19-20 का ही फर्क है, तो 1-2 का ही फर्क है ना, लेकिन मेहनत तो सबको करना है, करना ही पड़ेगा। तो बस यही चीज है। तो इतना समझ में आया है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इनके बारे में कुछ जानना होगा, अब जैसे एसएससी मैंने बता दिया, रेलवे, और आपका है बैंकिंग के लिए थोड़ा सा अलग है, उसका भी सब कुछ कोर्स करिकुलम वगैरह जो है थोड़ा अलग है। बैंकिंग का जो जैसे आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, आरआरबी भी कंडक्ट कराती है, रीजनल रूरल बैंक है वो आरआरबी, रेलवे वाला आरआरबी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी आरआरबी ही कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म उसका भी आरआरबी ही है। तो वो है, ये आपका फिलहाल है। इसके बारे में तो मैंने बता दिया, इसके बारे में भी जानना हो आप पूछ सकते हैं। और एक बात दिमाग में रखना कि ये सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं होता, मतलब सिर्फ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ये पीसीएस वगैरह यही एग्जाम नहीं है, तो कंटिन्यूअस एग्जाम है, मतलब इसमें तो रेगुलर वैकेंसी आती है, वो एग्जाम है ये सर। नहीं तो बाकी सरकार का बहुत सारा डिपार्टमेंट है, 100-150 तरीके का एग्जाम है सरकार का, लेकिन सिलेबस करीब करीब सबका सेम है। एक साल में मेरे को लगता है
कि नहीं तो 50 से ऊपर वैकेंसी निकलता होगा, 50-60 वैकेंसी निकल, आपको एक ही सीट चाहिए ना, कि आपको सारा सीट चाहिए। तो तैयारी अगर उस तरीके का रहेगा तो एक सीट लेना बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, हम लोग जो एग्जाम दिए थे, भले ही बीपीएससी का एग्जाम दिए थे, लेकिन आप जाके अभी भी देख लीजिएगा, कट ऑफ थोड़ा नीचे गया है, जनरली गया है, लेकिन तो कट ऑफ नीचे जाने का वजह है ना भाई, यूपीएससी लेवल का पेपर पूछ दिया गया था, हाँ वनडे एग्जाम, और उतना टफ पेपर पूछा हुआ था। भले ही फेज वाइज हुआ है, 3 फेज में हुआ है, लेकिन वनडे ही मानो उसको, क्योंकि एक बार में ही एक ही एग्जाम था, उसके बाद रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। ये नहीं कि प्री हुआ, मेंस हुआ, ये हुआ। ठीक है, हाँ एक चीज मैंने बताया नहीं आपको, कि इसमें एक ही लेवल पे सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होता है ना, कि प्री मेंस का चक्कर होता है, कि प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं इसको, प्री दीजिएगा, फिर मेंस दीजिएगा, हर एग्जाम का मेंस अलग अलग होगा, किसी किसी में फिर इंटरव्यू, जो आपका यूपीएससी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो किसी में आपको इंटरव्यू दिखेगा, किसी में इंटरव्यू नहीं दिखेगा, किसी में मेंस में आपको अलग से हिंदी इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, मेंस में आपको इंग्लिश और मैथ का पेपर देना होगा, और फिर इंटरव्यू होगा, या फिर मेंस में आपका इंग्लिश होगा, या किसी में ऐसे होगा, इस तरीके का अलग अलग है सबका। अब जिसके बारे में पूछोगे कि नहीं सर मेरे को सीएचएसएल के बारे में बता दीजिए, सीएचएसएल से मेनली एलडीसी बनता है, लोअर डिविजनल क्लर्क बनते हैं लोग। ठीक है, ये बता दीजिए। तो अब जैसे सीजीएल देख रहे हो, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसके अंदर सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, 22-23 पोस्ट का ये एक वैकेंसी है। मतलब समझो कि ये नहीं होता है कि आप एक ही डिपार्टमेंट है उसमें, नहीं, मैंने क्या बोला शुरू में ही, डिपार्टमेंट फिर डिसाइड होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो आपका रैंक, आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन सिलेक्शन आपका मार्क्स किस तरीके का है, क्या है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बनता है इससे। ठीक है, एओ भी बनता है इससे। तो इससे क्या बनता है, अगर ये आपको जानना है तो वो मैं बता दूंगा, खासकर नोटिफिकेशन जो होता है ना फॉर्म का, उसमें लिखा रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस बार अगर इसमें 22 पोस्ट आया है तो अगले बार भी 22 आए, हो सकता है अगले बार 24 आ जाए, हो सकता है अगले बार 20 आ जाए, होता है ऐसा। जहां वैकेंसी होगी उस तरीके से इसमें पोस्ट आता है। ठीक है ना, तो चलिए, मेरे ख्याल से लग रहा है कि काफी इस पे बात हो गया। तो अब इसके बारे में और कोई डिटेल आपको चाहिए होगा, जानकारी चाहिए होगा, तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा तभी तो मेरे को पता चलेगा। अब एक बच्चे ने कमेंट किया था आरआरबी एनटीपीसी के प्रिपरेशन के लिए, अभी जस्ट उसके बारे में बताता हूं मैं, स्ट्रेटेजी उसमें क्या करना है। ठीक है, तो पहले इसको मैं हटा देता हूं, उसके बाद बात करता हूं। चलिए, अब जिन्होंने भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, ठीक है, एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भरा है, चाहे वो 12th लेवल का भरा हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे भरा हो, ध्यान से सुनिए मेरा बात। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया था, वो एग्जाम दिया है। ठीक है, हालांकि किसी कारण से नहीं निकला था मेरा एग्जाम, सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन क्या मतलब, ठीक है, प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक, कोई भी इस तरीके का बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला बात नहीं, प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत शानदार कहानी है क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि तैयारी नहीं था, मेरा तैयारी भी था, सब कुछ था। मैं उस समय बनारस में था, बनारस में मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, और एग्जाम भी मेरा लखनऊ में पड़ा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, अगर होगा कभी समय तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण था। ऐसा नहीं था कि एग्जाम देने नहीं गया था, मैं एग्जाम देने गया था, लेकिन उसके पहले कुछ हो गया था उस तरीके का, जिस कारण से नहीं हो पाया। खैर चलिए, हाँ लेकिन पेपर तो दिया था, तो पेपर तो देख रहा था ना मैं कि पेपर किस तरीके का है। चलो, हाँ कोरोना था उस समय, कोरोना तो था, और उसी समय मेरे को कोरोना हो भी गया था। पहली पहली बार मेरे को कोरोना हुआ उस समय, और उसी समय फिर मेरे पूरे फैमिली को कोरोना हो गया था। ठीक है, कोरोना का वो दौर था। उसी दौर में मेरे दादाजी का भी एक निधन हो गया, एक्सपायर हो गया मेरे दादाजी। लेकिन खैर कोरोना का वो फेज जो है वो तो बहुत ही अजीब फेज था, अजीब तरीके का था। उस समय समय आदमी याद भी नहीं करना चाहता है, लेकिन खैर ठीक है। तो कोरोना हुआ था, तो कोरोना के कारण नहीं हुआ था, और रीजन था, दूसरा रीजन था, स्पेसिफिक मतलब बहुत स्पेशल रीजन था, बताऊंगा कभी मैं आराम से। खैर, अब देखो, जिन्होंने भी फॉर्म भर लिया है
ट्वेल्थ का है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, दोनों का स्ट्रैटेजी देखो एक ही होगा, स्ट्रैटेजी अलग अलग नहीं होगा, आपका लेवल अलग अलग हो सकता है, लेवल है ना अलग अलग, स्ट्रैटेजी क्या अलग होगा। पढ़ने की जगह मैं बोल दूंगा नाचने के लिए, नाचने के लिए तो नहीं ना बोलूंगा, सिंपल सा बात है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें नाचोगे तो हो जाएगा, उसमें सोओगे तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सिंपल सा बात है, पढ़ना है तो ध्यान से सुनिए, जो मैं बता रहा था कुछ देर पहले भी आपको, कि आपका टाइम जो है, टाइम फ्रेम जो है एग्जाम होने में, अब ज्यादा समय नहीं है। मान के चलो 1 से 2 महीना, ठीक है, मान के चलो। हालांकि 2019 में जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो हम लोग का 4 साल पे एग्जाम हुआ था। 2019 में जब हम लोगों ने एग्जाम दिया तो 4 साल पे एग्जाम हुआ है। फिर उसमें कोरोना का फैक्टर था, एक कोरोना आ गया था, तो कोरोना के कारण ये सब हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी 4 साल लग जाए। अब 1 से 2 महीना मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर भी हो सकता है या इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, सरकार का चीज है। देखो, सरकारी नौकरी के बारे में कहा ही जाता है कि बबुआ चलते चलते चप्पल घिस जाए। सरकारी नौकरी का काम अगर सरकारी नौकरी बोल रहा हूं मैं, सरकारी काम अगर करावे के बाद चप्पल घिसावे के पड़ी, समझ गए हैं? इसका मतलब है कि अगर सरकारी काम कराना है, चप्पल घिस जाता है, तो जब सरकारी काम धीरे धीरे होता है तो सरकारी नौकरी में बहाली माने आराम से हो जाएगा। बहुत रगड़ना पड़ता है, रगड़ाता है तब होता है, समझ गए? तो खैर, मान के चलिए, डिमोटिवेशन का बात नहीं, मान के चलिए 1 से 2 महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अभी आया नहीं है, अनाउंस हो जाएगा तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे कहा गया है कि आपका फरवरी से मार्च के बीच में एग्जाम होगा, तो इसलिए मैं 1 से 2 महीना बोल के चल रहा हूँ आपका। मान के चलिए कि जो डेट कहा गया है उसके बीच में ले लिया जाएगा, एडमिट कार्ड जब आएगा तो मतलब कहने का मतलब समय आपके पास बस इतना ही है, 1 से 2 महीना ही बचा हुआ है आपके पास। इस बीच में आपको तैयारी अपना जो भी है उसको आगे बढ़ा देना है। अब ध्यान से सुनो, अभी 2 महीना मान के चलो मोटा मोटी, अभी जैसे चल रहा है तुम्हारा दिसंबर, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में एग्जाम हो सकता है या मार्च में एग्जाम हो सकता है। तो अगर मान लो जिस किसी का एक दिन में तो होगा नहीं, जब भी होगा तो एग्जाम चलता है, लंबा चलता है, इसमें इतने लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, तो एक एक महीना एग्जाम चलता है। तो अगर तुम्हारा पहले के शिफ्ट में, तो तुम ये नहीं मान के चलोगे कि मेरा बाद के शिफ्ट में आएगा। जरूरी है कि तुम्हारा बाद के डेट में हो कि पहले के डेट में हो। जिनका भी बाद के डेट में पड़ेगा, उनका पेपर थोड़ा सा टफ होगा, ये तो दिमाग में रख लीजिए, पेपर थोड़ा आपका टफ भी हो जाएगा और उसी हिसाब से फिर होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 10 दिन 5 दिन जो भी आपका बाद होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो उस एक्स्ट्रा टाइम का यूज उस समय कैसे करना है बताऊंगा, या अभी बता देता हूँ। थोड़ा बहुत उस समय क्या करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ सेट प्रैक्टिस करना, और सेट कंप्लीट सेट, ठीक है। जो एग्जाम जाना, ऑनलाइन करना होगा तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करना होगा तो ऑफलाइन कर सकते हो। बहुत सारा ऑनलाइन साइट वगैरह जो कराता है, ऑफलाइन भी बहुत सारा किताब वगैरह आपको मिल जाएगा, जो ऑथेंटिक किताब हो लीजिएगा, और लेके उसका 10 15 20 25 30 सेट होता है, तो वो लेके पूरा बना जाइएगा। तब अभी क्या करना है, आपके पास अभी 2 महीना मान के चलिए कि है समय, ठीक है, 1.5 2 महीना है आपके पास समय। तो इस 1.5 2 महीने में क्या करना है, आपका अगर सिलेबस मान के चल, देखो अभी किसी का अगर सिलेबस 60% से पीछे है, 60% से पीछे है, तो इनके लिए बस एक ही चीज है कि मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करूंगा मैं, मुश्किल है आपके लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं नामुमकिन नहीं है। किसी का 30% से नीचे है सिलेबस, मतलब अभी भी 30% से पीछे ही है, वो 30% से आगे नहीं बढ़े हैं, भूल जाइए आप, क्लियर कट भूल जाइए, नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितने भी 30 मार्क खाओ, नहीं होगा, कितने भी बड़े सुरमा हो, नहीं होगा, ठीक है, मजाक नहीं है, नहीं होगा। जिनका 60% सिलेबस 60% से ऊपर है, उनके लिए क्या है कि आप सिलेबस एक तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखो 100% का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, एकदम दिमाग में रख लो। तुम कितना भी पढ़ लोगे, तुमको लगेगा कि नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो सिलेबस जो आयोग ने दिया है उस सिलेबस के हिसाब से 60% है, तो उससे आगे कोशिश करो जितना आगे जा सकते हो, ठीक है। 100% पे ही किसी का सिलेक्शन हो जरूरी नहीं है, कोई 50% पढ़ के भी नहीं ले आता है पूरा, ठीक है। लेकिन कोई कहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई जनरल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वैसा सुरमा कोई कोई ही होगा, आप नहीं है। आप अपने आप को मान के चले कि नहीं है भी, तब भी मान के चलिए नहीं है, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस 60% को कोशिश कीजिए कि 90 95% तक ले आए। कहाँ ले आए, 90 95% के रेशियो में ले आए। जब एक बार इस रेशियो में आ जाएंगे, तब आप पढ़ेंगे कम
दिन भर में अगर 6 घंटा पढ़ते हैं, 7 घंटा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कम, पढ़ने में 2-3 घंटा ही समय देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। इस केस में पढ़ेंगे कम, प्रैक्टिस ज्यादा, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी अभी इतना पे हैं, तो उनके लिए क्या बोलूं, उनके लिए तो बस सही बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो। सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। आप यहां से क्या करो, रिवीजन शुरू कर दो, ठीक है ना, रिवीजन और प्रैक्टिस, सिर्फ यही करो, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों करो, समझ गए। लेकिन जो लोग 90% से नीचे हैं, 80% से नीचे हैं, 60 से 80 के बीच में हैं, 60 to 80 के बीच में है, इस रेंज में है, फंसे हुए हैं, तो उनके लिए यही है कि पहले कंप्लीट कीजिए 80% सिलेबस। एक्चुअली मतलब अल्टीमेट टारगेट रखिए कि 80% सिलेबस कम से कम कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जो भी पढ़ के जो भी एग्जाम देने आएगा सब पढ़ के आएगा, उससे कंपीट करना है आपको, अनपढ़ के साथ कंपीट नहीं करना है, ठीक है। आपका मान लीजिए कि अगर 20 लाख फॉर्म भरा है, मान चल के चलता हूं मैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि किसमें कितना फॉर्म भरा है, लेकिन मान के चलता हूं इतना तो होगा ही, या इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। 20 लाख फॉर्म भरा है, तो मान के चलो कि 10 लाख, 10 लाख तो ऐसे ही जय श्री राम करके भर देता है, ठीक है। जस्ट 10 लाख तो ऐसा एकदम अकलोल बकलोल सब होता है, ये 10 लाख हटा दो, 5 लाख मान लो इंटरमीडिएट, एकदम बकलोलो नहीं है, एकदम सुरमा भी नहीं है, इसको हटा दो, बचा कितना, अभी भी 5 लाख बच गया ना, 5 लाख तो बढ़िया है, 5 लाख को भी कम कर दीजिए, 1 लाख पे आ जाइए, 1 लाख तो क्रीम होगा, इसी से ना मार है, 1 लाख से ना मार है आपका। और वैकेंसी 1 लाख है वैकेंसी 1 लाख, वैकेंसी 8,800 है समथिंग। इस 1 लाख को भी कम करके चलाइए 50,000, 50,000 तो वेरी सीरियस कैंडिडेट होंगे, 50,000 तो बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे, ठीक है। तो इस 50,000 में 8,800 का सिलेक्शन होगा, मान के चलो 10,000, मान के चलते हैं हम 10 के, इतना ही सिलेक्शन होगा ना, तो हो जाएगा आपका, देख लीजिए आप कहां पे हैं। तो इसीलिए कोई मैं झूठ बोल दूं कि हाँ इतना कर दिए हो जाएगा, इतना कर दिए हैं नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेहनत करना होगा। एग्जाम का लेवल टफ नहीं होता है, एग्जाम का लेवल इजी होता है, तो इजी सबके लिए होता है, आप ही के लिए खाली नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और दिमाग में रखना कि सिलेक्शन आपको चाहिए तो एक ही को सीट लेना है ना, 72 को सीट थोड़ी लेना है, एक सीट लेना है, तो एक सीट के लिए करेंगे फाइट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज्यादा हो सके सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने पर फोकस कीजिए, मतलब स्ट्रेटेजी में मेरे को यही बोलना है कि सिलेबस ध्यान दीजिए, सिलेबस 80% और मोर, 80% से ज्यादा हो जाना चाहिए। 80% से ज्यादा जब हो जाए सिलेबस आपका, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। शुरुआत में क्या कीजिए, वीकली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, शुरुआत में वीकली प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, सेट लगाने में जो जो चीज नहीं है उसको एनालिसिस कीजिए। देखो सिर्फ सेट लगा देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेट को एनालाइज भी करो कि कहां पे गलती रह गया, जो गलती मैंने किया क्यों किया, क्या मेरे को आता नहीं है, तो नहीं आता तो पढ़िए, और बहुत बार होता है कि आते हुए गलत होता है, तो उसको एनालाइज कीजिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। इतना ज्यादा अपने आप को परिपक्व बना लेना है कि एग्जाम में वैसा गलती ना हो, चांसेस बहुत कम। आप कितना भी कर लेंगे एग्जाम में, एक आध दो गलती होगा ही होगा, लेकिन एक दो गलती ही होगा, नहीं करके जाओगे ना तो सारा गलत हो जाएगा। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, घर में बैठकर सेट लगाना अलग है, एग्जाम में क्या क्या अलग है। तुम कोशिश करो कि एग्जाम जिस तरीके का, जिस फॉर्मेट में तुम देने वाला, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो सीबीटी ही प्रैक्टिस करो। वो बुक ला के बनाना शुरुआत के फेज के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, सीबीटी दो, सीबीटी पूरा एनालिसिस तुमको दे भी देता है, सीबीटी वो सारा डिटेल दे देता है। टेक्स्ट बुक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट वगैरह होता है अच्छा है, ठीक है। टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं आप, मेरा उसमें कुछ नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मतलब पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक से मैं प्रिपरेशन करता था, मतलब प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस के बाद डिटेल एनालिसिस वगैरह टेक्स्ट बुक का अच्छा रहता है, ठीक है। ऑली बोर्ड तो पूरा वो बैंकिंग पर्पज से हो गया, उसमें और कुछ नहीं होता है, ज्यादातर वो बैंकिंग के बारे में देता है, तो टेक्स्ट बुक ठीक है आपके लिए, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिस वीकली, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा
फिर इस वीकली को क्या कर देंगे आप, डेली। लेकिन चाहे एग्जाम कल ना हो परसों ना हो, डेली का मतलब एक ही पेपर रोज देंगे। रोज एक दिन में 5-5 पेपर देना शुरू नहीं करेंगे, एक ही पेपर काफी है आपके लिए। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं होता, ये रिटेन भी करना चाहिए। खाली पेपर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कुछ दिमाग में अट रहा है, कोई फायदा नहीं है। एक ही पेपर दीजिए, एनालाइज कीजिए, 2-3 दिन पे पेपर दीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, मेरे को तो इतना जरूरत नहीं पड़ा था। मैं जब अपना पेपर दिया था तो मेरे को लगता है टोटल मिला के 4 या 5 टेस्ट ही दिया था मैं, बस। वो एग्जाम से 1 महीना के अंदर में हो गया, बात खत्म। काफी था, इतना ही समझ में आ जाता है, काफी था। लेकिन इस तरीके के एग्जाम में जहां पे स्पीड मैटर करता है, स्पीड पर्पस, स्पीड बढ़ाएगा आपका, ये नॉलेज का एग्जाम नहीं है। यहाँ नॉलेज के से ज्यादा स्पीड मैटर करेगा। सीबीटी वगैरह का जितना भी एग्जाम सब में स्पीड मैटर करता है। तो उसके लिए डेली करो, वीकली करो, वीक में 2-3 करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे अपना प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा देना। और हाँ, एक चीज, दिन में डेली 2 घंटा जरूर रिवीजन के लिए निकालो। ठीक है, इतना करके जाओ, एग्जाम निकलने का तो 99.9% चांसेस। ठीक है, 99.9% चांसेस है कि एग्जाम निकलेगा। आप तुम्हारा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा? ये कहना आसान है, मैं कह तो दे रहा हूं, ये आपको लग रहा है कि बहुत आसान बता रहे हैं, करोगे ना तो हर किसी के बस का बात नहीं है, नहीं हो पाता है, नहीं होता है। और वही जो कर जाता है उसका यहां आ जाता है, वो यहां आ जाता है। शायद ही कोई होगा जो इसका इतना करने के बाद इसका सिलेक्शन ना हो। तो इसके लिए मैं छोड़ा हूं ना 0.1%। 0.1% बेचारे लोग होते हैं कुछ 0.1% विपत्ति के मारे हुए, भाग्य के धितकारे हुए, ठुकराए हुए, उनका ही सिर्फ नहीं होगा। नहीं तो इतना कर लोगे सिलेक्शन होगा, चाहे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। खासकर ज्यादा मेहनत, अब मेहनत उसी हिसाब से है। अब जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको ज्यादा करना होगा, ओबीसी है तो उसको थोड़ा कम, एससी एसटी है तो थोड़ा कम, महिलाओं को इसमें कोई अलग से छूट नहीं है। तो कैटेगरी का ही आपको जो फायदा मिलेगा उसको फायदा मिलेगा, महिला होने का कोई फायदा नहीं है। महिला होने का फायदा सिर्फ बिहार में। बिहार में तो महिलाएं भगवान है। ठीक है, महिला माने देवी। एक्चुअली जो हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को जो देवी कहा गया, हड़प्पा सभ्यता बोल रहा हूं मैं, वैदिक सभ्यता में, ठीक है, वो असल देवी तो अब दिख रहा है। तो बिहार में ही देवी है महिलाएं, होना भी चाहिए। मैं इसमें अगेंस्ट नहीं हूं, ऐसा मत समझिएगा कि मैं अगेंस्ट हूं, विरुद्ध में ना। महिलाएं देवी, देवी तो है। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर काफी लंबा हो गया है, इतना लंबा बनाने का सोचा नहीं था मैं, काफी लंबा हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग बिल्कुल बेशक एकदम बेझिझक कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़िए और एग्जाम को फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री राम।